नमस्कार जन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड का परचम झांकी ने प्रथम स्थान पाकर बनाया इतिहास। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। उत्तराखंड सीएम धामी का लखनऊ दौरा। मोहन सिंह विष्ट सभागार का किया लोकार्पण। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने झोड़ा नृत्य किया। उत्तराखंड के जोशीमठ मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आंदोलन के पीछे चीनी ताकतों का बताया हाथ। वामपंथी संगठन मामले में सक्रिय, आंदोलन के पीछे चीनी हाथ। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज। अप्रैल माह से होगी शुरू। मंदिर समिति ने कपाट उद्घाटन की तिथि भी तय की। भव्य बनाने में जुटा प्रशासन। सभी यात्रियों का होगा स्वास्थ्य जांच। मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश बर्फबारी से पारा गिरा। कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। चमोली में बर्फबारी के बाद खिली धूप। और खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस परेड को अभी तक राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस वर्ष उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। नाम बदलने के बाद कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की ये पहली परेड थी, जिसमें उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को देश के प्रथम स्थान मिलने से इतिहास में उत्तराखंड राज्य का नाम दर्ज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि हम सब के लिए गौरवशाली पल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराणों में गढ़वाल का केदार खंड और कुमाऊं का मानस खंड के रूप में वर्णन किया गया है। जोगेश्वर मंदिर की बहुत धार्मिक मान्यता है। झांकी का विषय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुझाया था। झांकी निर्माण की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब दिल्ली कैंट में झांकी का निर्माण किया जा रहा था, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झांकी का निरीक्षण करते हुए झांकी को उत्कृष्ट एवं राज्य की संस्कृति के अनुरूप निर्माण के लिए सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक नोडल अधिकारी KS चौहान को निर्देश दिए थे और झांकी के कलाकारों से मिलकर उनको शुभकामनाएं भी दी थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी दृष्टि से गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को देश में प्रथम स्थान पर आना उनके विजन को दर्शाता है। लखनऊ में उत्तराखंड महापरिषद के नवनिर्मित मोहन सिंह विष्ट सभागार का सोमवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इस मौके पर कामना विष्ट के निर्देशन में उत्तराखंड का छोलिया नृत्य प्रस्तुत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने झोड़ा नृत्य प्रस्तुत किया। उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष हरीश चंद्र पंत ने पुस्तकालय के जीर्णोद्धार, अतिथि गृह और कुमाऊनी, गढ़वाली और जूनसारी लोक कला अकादमी की स्थापना के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सहयोग मांगा था। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से और उत्तराखंड की लोक कलाओं विधाओं का विकास, संवर्धन और संरक्षण कर रही हैं। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट ने जोशीमठ में चल रहे स्थानीय लोगों के आंदोलन के पीछे चीनी ताकतों का हाथ बताया है। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने वामपंथी संगठन CPI और आइसा पर लोगों को आंदोलन के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। वहीं सीएम धामी ने वामपंथी ताकतों के साथ साथ कांग्रेस पर भी जोशीमठ के दुष्प्रचार का आरोप लगाया है। उसमें भी विभिन्न प्रकार से अड़ंगा लगाने का काम कर रहे थे, जिनके लिए भारत, उत्तराखंड और यहाँ की जनता का हित कभी भी प्रथम स्थान पर नहीं रहा है, जो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। ऐसे लोग आज भी कहीं न कहीं किन्हीं शक्तियों के प्रभाव में आकर
इस प्रकार के काम कर रहे हैं कि सारे विकास के कार्यों को रोक दें। मैंने कहा कि वामपंथ की जो सोच रही है वो अनेकों जो बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं उनके खिलाफ सदैव रही है। वह एनटीपीसी का प्रोजेक्ट अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, एनटीपीसी के कारण ये हुआ है। एनटीपीसी बने हुए क्योंकि काम समाप्ति की ओर था और अभी वैज्ञानिकों ने स्पष्ट नहीं किया है कि इसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो आखिरकार इस विषय को लेकर आप सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को अवरुद्ध करने का कौन सा कार्यक्रम लिए हुए बैठे हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का विधिवत समापन किया। राहुल गांधी ने श्रीनगर में मौलाना आजाद रोड स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में झंडा फहराकर भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया। तो वहीं उत्तराखंड में भी सद्भावना और एकजुटता दर्शाने के उद्देश्य से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालय देहरादून में ध्वजारोहण किया। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय से गांधी पार्क तक मानव श्रृंखला बनाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यही संदेश हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी पिछले 5 महीने से ये संदेश जनता में दे रहे हैं कि प्यार ही सब कुछ है, प्यार में ही ताकत होती है। हमें देश को प्यार से जोड़ना चाहिए और देश को प्यार से जोड़े। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, सबको जोड़ करके रखो। प्यार का एक संदेश पूरे देश में देना चाहते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिन के अवसर पर हाथीबढ़ कला स्थित आवास पर कई लोगों ने मिलकर उन्हें बधाई, शुभकामनाएं और बुके उपहार स्वरूप प्रदान किए। तो वहीं गणेश जोशी ने अपने आवास पर एचडीएफसी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच 20 लाख का चेक वितरित किया। तो वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि चाहे हमारा जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो, मैं गरीब बच्चों और लोगों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाता हूं, क्योंकि गरीबी को मैंने काफी नजदीक से देखा है। चाहे मेरा जन्मदिन हो, मेरे बच्चों का जन्मदिन हो, मेरी शादी की सालगिरह हो, मैं हमेशा गरीब व कमजोर लोगों के बीच में मनाता हूं, क्योंकि मैंने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है। आज 36 विद्यालयों में हम बच्चों को स्वेटर वितरित कर रहे हैं, जिसमें से 1-2 विद्यालयों में मैं भी जाऊंगा, कई जगह मेरी बेटी जा रखी है। वहीं कुछ स्कूलों को हम कंप्यूटर दे रहे हैं। ब्रांड स्कूल में भी एक कार्यक्रम ब्रांड बच्चों के साथ में मनाने का रखा है। और आज एचडीएफसी के माध्यम से जो हमारे स्वयं सहायता ग्रुप की बहनें हैं, जो अपना रोजगार करना चाहती हैं, अपने पैर पर खड़ा होना चाहती हैं, लगभग 20 लाख रुपए के चेक एचडीएफसी के माध्यम से आज मैंने यहाँ पर वितरित किए हैं। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि पड़ना सभागार में जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो वहीं जनसुनवाई में काफ़ी संख्या में लोग अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचते हैं। सोनिका ने समस्या के निस्तारण के विषय में कहा कि हम लगातार आई शिकायतों के निस्तारण पर नज़र बनाए रखते हैं। 2 विधि से निस्तारण की जानकारी मिलती है। एक तो शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर हमारे पास आते हैं या नहीं, यानी वे हमारे काम से संतुष्ट हो जाते हैं, और कई ऐसे भी लोग हैं जो द्वारा अपनी शिकायत लेकर हमारे पास पहुंचते हैं। तो हमारा ये काम होता है कि हम फिर से उसी कंसर्न अधिकारी या डिपार्टमेंट को ये कहते हैं कि इसकी बात सुनी जाए और जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए। निस्तारण तो हम चेक करते हैं, लेकिन निस्तारण भी 2 तरह के हो जाते हैं। कुछ में जो एप्लीकेंट होता है वो संतुष्ट हो जाता है और वो वापस कभी नहीं आता। एक होता है जो निस्तारण से वो संतुष्ट नहीं होता। तो जो निस्तारण से संतुष्ट नहीं होते हैं वो जरूर दोबारा आते हैं मेरे पास, और तब मेरे इंस्ट्रक्शंस यही रहते हैं कंसर्न विभाग को और ऑफिसर को कि कोशिश करें कि इनकी बात को दोबारा सुन ली जाए और एक बार इनको भी संतुष्ट कर लिया जाए। परिवहन निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और 31 जनवरी की रात से चक्का जाम भी करने वाले हैं। इसके मद्देनजर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इसके लिए 3 क्षेत्र बांटे गए हैं। पहाड़ी, मैदानी और अन्य राज्यों में जाने वाले यात्रियों को किसी भी दशा में आवाजाही में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ परिवहन निगम के ऐसा संज्ञान में आया, परिवहन निगम के कर्मचारी लोग हड़ताल पर हैं और 31 जनवरी से रात्रि से चक्का जाम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों की पूरी तैयारी है
और हमने 3 क्षेत्र बांटे हुए हैं, एक पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र, तीसरा अदर राज्यों में जाने वाले, उनके लिए हमने पर्याप्त बसों की व्यवस्था कर रखी है। किसी भी दशा में आम जनता को बस के लिए परेशान या आने जाने के लिए परेशानी नहीं होने दी जाए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है, आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग जोशीमठ रेंज द्वारा तपोवन विष्णु गाड़ जल विद्युत परियोजना के ट्रीटमेंट कैट प्लान के अंतर्गत जोशीमठ प्रखंड के दूरस्थ वन पंचायत कीमाना, जखोला, पल्ला, लियारी, थेना, बड़गिंडा, उर्गम सहित पिलखी, अरोसी, भेंटा, सेलंग, सलुड, डूंगरा, बरोसी, पंगनो गांव में करीब 1700 कलमी प्रजाति के सीडलिंग अखरोट और 1860 कलमी प्रजाति के ही रूट स्टॉक सेब के पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया है। वन क्षेत्राधिकारी अलकनंदा भूमि संरक्षण जोशीमठ रेंज प्रताप सिंह बुटोला ने बताया कि कैट प्लान के तहत अलकनंदा वन प्रभाग जोशीमठ द्वारा क्षेत्र के दूरस्थ वन पंचायतों के उन्नतशील काश्तकारों को ये फलदार पौधे निःशुल्क दी जा रही है ताकि ग्रामीणों की आजीविका में कुछ सुधार आ सके। निःशुल्क सेब और अखरोट के पौधे वितरण किए गए, जिसमें कि आज काफी खुशी की बात है कि यहाँ पे निःशुल्क पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि शुद्ध वातावरण के अनुसार भी, और जो यहाँ पे भूमि कटाव होता है उसके लिए यहाँ पे निःशुल्क पेड़ वितरण किए जा रहे हैं ग्राम सभा कीमाना में। जोशीमठ मारवाड़ी होटल के ठीक समीप गुजरती है बद्रीनाथ बाईपास सड़क और ठीक उसी बद्रीनाथ बाईपास सड़क के किनारे पर गौरंग वार्ड मौजूद है और ठीक इसी गौरंग वार्ड में एक महिला स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र वर्षों पहले बनाया गया था। जो महिला स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र वर्षों पहले ही बंद हो गया था और आज तक नहीं खुल पाया है। बड़ी बात तो यह है कि ये महिला स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र वर्षों पहले जोशीमठ नगर के साथ साथ जोशीमठ नगर के आसपास गांव के महिलाओं के लिए काफ़ी वरदान साबित हुआ करता था, लेकिन विगत कई वर्षों से ये महिला स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र बंद पड़ा है, जिस कारण जोशीमठ नगर के साथ साथ अन्य ग्रामीण इलाकों के दूरदराज के रहने वाले महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बड़ी बात तो ये है कि ये महिला स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र अब धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होने जा रहा है, जिसे लोग अब भूत बंगले के नाम से पुकारते हैं। हमको बहुत परेशान है सारे मोहल्ला में बदबू जाता है, एक एक दो दो हफ्ते तक यहाँ डेढ़ बॉडी रहता है। अब परेशान है। यहाँ तो लेडीज हॉस्पिटल थी, अब यो भी बंद कर रखा। हम ये गांव वालों को कितने परेशान हो रखा, बहुत परेशान हो रहा। अब बूढ़े हैं, खाटे हैं, बच्चे हैं, कहाँ ले जाए, कहाँ जाए हम। जब यहाँ हॉस्पिटल बंद कर दिया गया है तो मोर्चरी किस बेस पे बनी है यहाँ, या तो ये लोग हॉस्पिटल को दोबारा चालू करें यहाँ पे और तब उसके बीच बनाए मोर्चरी, तो उसके लिए वो हो सकता है। लेकिन ये बिना हॉस्पिटल के मोर्चरी यहाँ पे अकेले वहाँ पे क्यों बनाया है, बीच दो गाँव के बीच में क्यों बनाया है। ये हॉस्पिटल इनका 1 किलोमीटर दूर रह गया और मोर्चरी 1 किलोमीटर गांव के अंदर बना रखी है और दोनों रास्ते बंद कर रखे। या तो यहाँ स्टाफ क्वार्टर बनाए या तो यहाँ हॉस्पिटल बनाए ये लोग, तब जाके मोर्चरी को यहाँ पर रखे, नहीं तो वरना मोर्चरी को हटा दें यहाँ। उत्तराखंड बीजेपी के 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को तय किया गया है, जिसके आधार पर संगठन की तैयारियां की जाएंगी। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि ये हमारी रूटीन बैठकें हैं। जैसे ही हमारी केंद्र कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, उसके बाद सभी प्रदेशों में प्रदेश कार्य समिति की बैठकें हो रही हैं, जिसके तहत हमारे राज्य में भी कार्य समिति की बैठक कल संपन्न हुई है, जिसमें केंद्र की भांति तमाम राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए और संगठन के आगामी कार्यक्रम भी तय किए हैं, जिसमें अब जिला कार्य समिति होगी और मंडल कार्य समिति की बैठकें होंगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर रूपरेखा तैयार कर संगठन कार्य करेगा। जिला कार्य समिति की बैठकें होना सुनिश्चित हुई हैं। उसके बाद हमारे 270 मंडल हमारे प्रदेश के अंदर जो बने हैं, उन मंडलों में मंडल कार्यकारिणी की बैठकें सुनिश्चित होनी है और उसमें हमारी जो योजनाएं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं और जो हमारे संगठन के जो कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं आगे के लिए, किस प्रकार से कब कब हमारे के कार्यक्रम संगठन के चलने वाले हैं, उसकी जानकारी बूथ स्तर तक बूथ कार्यकर्ता को पहुंचाए जाने का इसमें तय किया गया है बैठक में।
सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून के यूकेसीडीपी सभागार में कई एजेंडा बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग के सभी उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य रूप से बैठक में सहकारिता विभाग की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सहकारिता विभाग के स्टाफिंग पैटर्न की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के साथ ही सहकारी समितियों में स्टाफिंग पैटर्न की अद्यतन स्थिति पर भी समीक्षा हुई। सहकारी विभाग के अंतर्गत कितने पद रिक्त पड़े हैं, इन तमाम मसलों पर चिंतन मंथन किया गया। पूरे प्रदेश में हम 1200 स्थानों पे एक वित्तीय जन जागरूकता गोष्ठी करने जा रहे हैं किसानों के साथ में, और उनको ये बताया जाएगा कि कोऑपरेटिव सेक्टर में हम क्या क्या कर रहे हैं, नाबार्ड की क्या क्या योजनाएं हैं, भारत सरकार की कौन सी योजनाएं हैं, हमको जो है जो बीमा योजना है, इनकी सारी जानकारी वहाँ किसानों को दी जाएगी। दूसरा बड़ा काम ये हो रहा है कि हम अपने जितने डीसीबी हैं और राज्य सहकारी बैंक है वहाँ नेट बैंकिंग को भी ला रहे हैं, वहाँ पे हम मोबाइल बैंकिंग को। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल माह से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए मंदिर समिति ने कपाट उद्घाटन की तिथि भी तय कर ली है। सरकार चाहती है कि इस वर्ष चारधाम यात्रा को विगत वर्ष से और भव्य बनाया जाए। यात्रा को और सुलभ सरल बनाने के लिए ग्राउंड लेवल पर कार्य किया जाना तय कर लिया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। बता दें कि 22 अप्रैल से राज्य में चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। साथ ही सीएम धामी ने इस बार की यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा सुगम और व्यवस्थित तरीके से होगी। तो वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पिछले वर्ष लाखों यात्रियों ने चारों धाम के दर्शन किए थे और इस बार और अधिक संख्या में यात्री चारों धाम के दर्शन कर पाए। इसके लिए सरकार हर एक सुविधा मुहैया करवाने में जुटी हुई है। पहले से ही जो है उसकी तैयारियां कर रहे हैं। जो और अच्छे काम करने हैं और सुविधाएं करनी है, यात्रियों को सुरक्षा भी देनी है, उनकी यात्रा सरल भी बनानी है और सुगम भी बनानी है, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। बाबा बद्री विशाल की कृपा से, चूँकि 100 दिनों का कालखंड बीच में रह गया है, तो इस बार भी यात्रा हमारी रिकॉर्ड तोड़ होगी। हम सारे प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन जुटा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ऋषिकेश एक बहुत बड़ा सेंटर पड़ता है जहाँ से पूरे देश भर के यात्री आते हैं, गाड़ियों की व्यवस्था करते हैं, तो वहाँ भी व्यवस्था जो है चाक चौबंद की जा रही है। और रास्ते में भी जहाँ जहाँ पर आवश्यक सुविधाएं हैं उनके जुटाने के लिए भी सरकार ध्यान रखा गया है। पर्यटन विभाग है और भी सारे विभाग हैं, आपस में सामंजस्य बनाते हुए, गृह विभाग है, सब आपस में सामंजस्य बनाते हुए और वो यात्रा की तैयारी में जुटे हुए। जिस प्रकार से रैणी में आपदा आने के बाद सरकार ने आंख में पट्टी बांध ली थी, उसी प्रकार से कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और पूरे तमाम क्षेत्रों में जहां जहां इस समय क्रैक्स आने के मामले हैं, भू धसाव के मामले हैं, वहां सरकार या तो सूचना छुपा रही है या। यूपी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी सहित 7 लोगों पर वक्फ की संपत्ति खुर्द-बुर्द और जाली दस्तावेजों से खरीद करने का आरोप है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। वक्फ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि विसारतगंज रामगढ़ में वक्फ की 28 एकड़ जमीन, जो लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की है, जमीन वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड है। देखिए, उत्तराखंड की धामी सरकार 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार चला रही है, जिसमें वक्फ बोर्ड की अकूत संपत्तियों के ऊपर भू माफियाओं के, वक्फ माफियाओं के नाजायज कब्जे मौजूद हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए वक्फ बोर्ड ने लगभग 1 दर्जन से अधिक धाराओं में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो बहुत बड़े कद के नेता माने जाते हैं, लोग उन्हें डॉन के नाम से जानते हैं, ऐसे व्यक्ति अकबर अहमद डंपी ने 28 एकड़ से अधिक संपत्ति के ऊपर रामगढ़ नैनीताल में कब्जा किया हुआ था। उनके ऊपर 420 सहित 1 दर्जन से अधिक धाराओं में वक्फ बोर्ड ने मुकदमा कायम करा दिया है और बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि उनकी गिरफ्तारी होगी और वो जो वक्फ की संपत्ति है वो वक्फ को मिलेगी। काशीपुर में कोतवाली क्षेत्र में पड़ोस में रहने वाले 2 परिवारों के बीच हुए विवाद में एक अधेड़ महिला की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अभी मृतका के परिजनों की तरफ से तहरीर आने का इंतजार कर रही है और तहरीर आने के बाद ही कार्रवाई की बात कह रही है।
अली खां में काली बस्ती में दो पड़ोसी हैं, तो इनका झगड़ा हुआ है। इस झगड़े में जब हमारे पास सूचना आई तो हम लोग मौके पे गए, तो तब तक ये वहाँ पर से एक जो महिला है, मृतक महिला करीब 55-60 साल की है, तो उस झगड़े में उनकी डेथ हो गई है। अब ये तो अभी एफआईआर की क्योंकि उन्होंने कोई दी नहीं हमें, जांच कर रहे हैं इसमें, और पंचनामा पीएम के बाद ही पता चल पाएगा कि उसकी डेथ कैसे हुई है। बस आई और मतलब ऐसी बोलचाली करी, उनके लड़के थे मीरू और क्या कि मैं आसिफ और उनको क्या कि मैं उनकी बहू थी, उनका नाम पता नहीं क्या है, और उन्होंने आके और बस ऐसी जो है और उन्होंने हम पे सब। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आवासीय भवन में आग लगने से 4 मकान जलकर राख हो गए। गीठ क्षेत्र में एक बार फिर से एक और बेहद खतरनाक भीषण आगजनी की घटना हुई। मामला तहसील बड़कोट के राना गांव में अचानक मध्यरात्रि करीब 1 बजे से 4 बजे के बीच की ये बताई जा रही है। अग्निशमन बचाव दल पहुंचने से पहले ही मकान पूरी तरह जलकर खाक हो चुके थे। मकान में रहने वाले लोगों ने अपनी जान बचाई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।